हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। तो चलिए पेपर के थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जितने भी मैटर हैं उनको टोटल 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है। जो भी पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो तीनों पार्ट्स? सबसे पहले आते हैं सॉलिड्स, उसके बाद लिक्विड्स एंड गैसेस। ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैस। अब सॉलिड्स के अंदर क्या होता है हमें पता है भाई, इनकी शेप भी फिक्स होती है और शेप साइज फिक्स होती है, या फिर बोल सकते हैं इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। मतलब इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होंगे, निश्चित होंगे। उन्हें हम क्या बोल देंगे, सॉलिड्स बोल देंगे। जैसे हमें अपने सराउंडिंग में बहुत से ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं सॉलिड, जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया, माइक हो गया, सारी चीजें क्या है, सॉलिड्स हैं, ठोस में आएंगे। लिक्विड्स में क्या होगा, वॉल्यूम आयतन तो इनकी भी फिक्स रहेगी लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होगा। लिक्विड्स की वॉल्यूम तो फिक्स रहती है, जैसे 1 लीटर पानी है वो 1 लीटर ही रहना है, लेकिन उसकी वॉल्यूम, उसका आयतन फिक्स नहीं है। अगर उसको बोतल में डालेंगे तो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, बोतल के इक्वल हो जाएगी। बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के इक्वल हो जाएगी। फर्श पर फैला देंगे तो फर्श के अनुपात में आ जाएगी उसकी वॉल्यूम। तो वहां पे वॉल्यूम तो सेम रहेगी, सॉरी, उसकी शेप जिस ऑब्जेक्ट में, जिस पात्र में डाला जाता है उसका आकार ले लेता है। गैसेस के लिए भी दोनों ही चीजें फिक्स नहीं होती हैं। एकदम बेसिक है वैसे तो ये डिवाइडेशन, लेकिन फिर भी समझ लेना कि शेप और वॉल्यूम के बेस पर किनको डिवाइड किया जा सकता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस को। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, सॉलिड का भी आगे क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए आए हैं भैया। सॉलिड्स को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? जो ठोस पदार्थ हैं उन्हें मूलतः, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बेस पर किया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलीय और अमोर्फस ठोस, या फिर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस भी बोल देते हैं इन्हें, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोल देते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। मतलब इसमें जो अणु है वो सारे सुव्यवस्थित होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक भाग के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो कंप्लीट सॉलिड उसी तरीके से बिहेव करेगा। अमोर्फस में क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है। मतलब इसके कण या फिर इसके अणु, परमाणु बोल सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। तो ये सॉलिड्स के बारे में हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। अब जो हमें फर्स्ट यूनिट में स्टडी करना है, फर्स्ट यूनिट की हेडिंग लगा लेना भाई। अब हम स्टडी करेंगे बॉन्डिंग इन सॉलिड्स, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाम से क्या पता चल रहा है अभी, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स का मतलब क्या है, ठोसों में आबंध और क्रिस्टल संरचना, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सॉलिड्स किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे। अब सॉलिड है भाई, तो बॉन्ड अलग अलग टाइप के बॉन्ड पढ़े हैं हमने, आयनिक बॉन्ड भी पढ़े हैं, कोवेलेंट, मेटेलिक। तो इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो भी सॉलिड्स बनते हैं उनके बीच में एक फिक्स बॉन्डिंग होती है। जैसे आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि NaCl के बीच में क्या होता है, आयनिक बंद होता है। अब NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सबने देखी है अभी, हमें दिख भी रही है अब आपको। इसके अंदर क्या होता है, ये अलग अलग यूनिट सेल एकक कोशिकाओं के बार बार रिपीटेशन से इसकी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है भी हमें। इसके अलावा और भी डायमंड स्ट्रक्चर है, ZnS की स्ट्रक्चर है, उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे क्रिस्टल्स के अंदर। इसके अलावा बाकी भी टोटल ब्रेविस लेटिस पढ़े होंगे आपने, टोटल 14 पार्ट्स में इनको कैटेगराइज किया जाता है, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं भी, एंड सेंटर्ड। तो ऐसी अलग अलग क्यूबिक सेल्स की हेल्प से अलग अलग सॉलिड्स बनते हैं हमारे पास। उन सब के बारे में हमें इन चैप्टर्स के अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहले सॉलिड्स में बॉन्डिंग स्टडी करने से पहले हमें समझना होगा कि एटम्स के बीच में फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं, कितने प्रकार के बल लग रहे होते हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है, ये मिटा देता हूं भी मैं। समझ गए भी आपको, हमें आप स्टडी क्या करना है इस पेपर में हमें, मतलब एक तरीके से इन्हीं की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड की करके इनको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अपना फोर्सेस बिटवीन एटम्स, परमाणुओं के मध्य बल। अब जितने भी जो भी सब्सटेंस बने हुए हैं सारे किससे मिलकर बने हैं,
एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से, और ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हिंदी मीडियम वाला लिख लेना भाई, सभी पदार्थ अणु अणु या फिर परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगते हैं वो फोर्स मेजरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, विद्युतीय प्रवृत्ति के होते हैं। द फोर्सेस बिटवीन दीज एटम्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। इन अणुओं के मध्य या फिर इन परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रिकल होते हैं। चलो आपको थ्योरी से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, उसके बाद उसकी थ्योरी नोट कर लेंगे। कुछ चीजें और लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर, अगर ये डायग्राम समझ में आ जाते हैं तो आप थोड़ा सा इस थ्योरी से कम ज्यादा रिलेट कर पाओगे। कोई भी एटम है उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, बीच में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्यूशन होता है। तो यहाँ हमने न्यूक्लियस बना लिया, इस एटम को नाम दे देते हैं ए, यहाँ कोई दूसरा एटम रखा हुआ है, इसे बोल देते हैं भाई बी। अब दोनों में न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस को बोल देते हैं Na, इसके न्यूक्लियस को क्या बोल दिया हमने, Nb। इनके अंदर अलग अलग ऑर्बिट्स होंगे, अलग अलग कक्षाएं होंगी, उनके अंदर कौन गति कर रहे होंगे भी, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे। तो यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं भाई, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है Ea, यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल दिया Eb। अब फोर्सेस कैसे होंगे, सारे क्या है यहाँ पर चार्ज। देखो वैसे तो जनरली एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल having equal number of protons and electrons। परमाणु होते हैं वो विद्युतीय उदासीन होते हैं, वह उनमें परमाणु व प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, 0 आ जाएगा। तो हम फोर्स एक एटम के ऊपर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, फोर्सेस बिटवीन एटम्स, दो परमाणुओं के मध्य बल किस प्रकार से लगते हैं। अब हमें पता है वो सारे क्या हो सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर इन दोनों के बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स। दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, उनके मध्य कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स आकर्षण बल कब लगता है, जब विपरीत आवेश हो, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन लगता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा। तो यहां देखना किस किस के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब एटम में ये तो सबको पता ही है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो ये इस एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के ऊपर ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में भी क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। मतलब इतना ध्यान रख लो कि जो सेम चार्जेस है उनके बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन लगता है। और अट्रैक्शन फोर्स किस में लग रहा होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब बी का इलेक्ट्रॉन और ए के न्यूक्लियस में भी क्या लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा भी। सिमिलरली यहां भी क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लग रहा होगा। तो जनरली दो टाइप के फोर्सेस लग रहे होते हैं, कौन कौन से हैं, एक को हम क्या बोल दें, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरा क्या है, रिपल्सिव फोर्स। तो यहां से ही हम ये कंप्लीट थ्योरी लिख रहे हैं, भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द फोर्सेस बिटवीन एटम्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक बातें हैं, सभी को आती हैं। इंपॉर्टेंट है इनके कर्व, इनके लिए कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है। एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, मतलब एक निश्चित दूरी है, यहाँ मान लीजिए ये दो क्या है, एटम्स है, ये दोनों एटम्स एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं, जैसे मान लीजिए इतने डिस्टेंस के ऊपर है एक दूसरे से, एक निश्चित दूरी पर। तो इन दोनों के मध्य क्या लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, आकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। लेकिन बहुत ज्यादा पास ले आएंगे उसके बाद ये और पास नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि बाद में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लग जाता है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगने लग जाता है इन दोनों के बीच में। अब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, सारी वैल्यूज पता होंगे आपको। कूलम्ब फोर्स पढ़ा होगा, इसे कूलम्ब बल भी बोलते हैं। एफ किसके इक्वल होता है, अरे कूलम्ब स्लो पढ़ा ना, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही है, दूसरा चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब चार्ज हमें पता है, केवल यहाँ की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कम होगा, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ही एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस एटम के अंदर इक्वल है। लेकिन एक टाइम पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में तो नहीं होंगे भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर रिवॉल्व कर रहे होंगे, कुछ यहाँ रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स कौन सा लगता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इस न्यूक्लियस के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कब तक, एक फिक्स डिस्टेंस तक, उससे और ज्यादा पास लाने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए सबसे पहले क्या लग रहा था दोनों के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लग रहा था, बल दोनों लग रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रभावी कौन सा था, अट्रैक्टिव फोर्स। उसके बाद जैसे जैसे क्लोज लाते जाएंगे एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जिसके ऊपर दोनों में फोर्सेस किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, संतुलन में आ जाएंगे। मतलब जितना आकर्षण बल लग रहा है उतना ही क्या लगेगा उनके ऊपर, प्रतिकर्षण बल लगेगा। उस टाइम पर दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। उस टाइम पर जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे, बॉन्ड लंबाई। समझना बात को, ये दोनों एटम्स थे एक दूसरे के पास आ रहे थे, वो डिस्टेंस जब अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान समान हो जाए तो क्या दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अरे अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही और रिपल्सिव फोर्स भी उतना ही है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर, जीरो हो जाएगा। उस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी इनके पास, न्यूनतम होगी। फोर्स कितना होगा उस टाइम पर, जीरो होगा दोनों के बीच में। उसे क्या बोला जाता है भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट, संतुलन अवस्था बोलते हैं इन दोनों के बीच में। उस टाइम पर जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसे क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लंबाई बोला जाता है। और जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। चलो कर्व की हेल्प से देखते हैं भी, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार किसको प्लॉट करना है, फोर्स को, एक बार किसको प्लॉट करेंगे, पोटेंशियल को। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक कंडीशन ऐसी आएगी, पहले तो फोर्स कैसा लग रहा था दोनों के बीच में, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स को जनरली नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा अभी, हमेशा याद रखना, आकर्षण बल हमेशा किससे प्रदर्शित किया जाएगा, नेगेटिव साइन से। क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कब लग सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। अरे इसी फॉर्मूला से डिराइव हुए हैं, अगर फोर्स की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो वहां पर क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वहां रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल कार्यरत होगा। एफ की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी भी, जब एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। देखो के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक, वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आर डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती भी, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव नहीं आएगी। और वैसे ही स्क्वायर है इसका, वर्क करेंगे तो स्क्वायर में कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होगी। फोर्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा किस पर डिपेंड करता है, Q1 × Q2 पर। अगर दोनों चार्जेस सेम है तो क्या लगता है वहां पर, रिपल्सिव फोर्स। जैसे मान लिया Q1 भी पॉजिटिव था, Q2 भी पॉजिटिव, तो फोर्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव। Q1 भी नेगेटिव, Q2 भी नेगेटिव, तो भी फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव। अरे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव तो होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसी एक कंडीशन में क्या लग रहा होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां से भाई एक वो डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, आर नोट। आर नोट डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या कहा, फोर्स तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाती है यहाँ पर, न्यूनतम हो जाती है। तो यहाँ अगर कर्व प्लॉट किया जाता है वो कुछ इस फॉर्म में आता है, मतलब फोर्स कितना था पहले, अट्रैक्टिव था, इसका मतलब लोअर हाफ में ही रहेगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अरे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के। बहुत ज्यादा डिस्टेंस थी तो फोर्स कम लग रहा था। डिस्टेंस को कम करते जाएंगे, आर को कम किया तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक ही टाइप के फोर्स की बात कर रहे हैं हम। लेकिन कुछ दूरी पर आने के बाद यहाँ क्या लगने लग जाता है, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ कुछ डिस्टेंस तक तो ओनली क्या वर्क कर रहा था इसके ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। उसके बाद क्या लगने लग गया है, रिपल्सन फोर्स। एक पॉइंट, एक बिंदु ऐसा आएगा जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों समान हो जाएंगे, उसे ही क्या बोलते हैं, संतुलन बिंदु, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस टाइम पर इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ जाएगा, कुल बल कितना आ जाएगा, शून्य। उसके बाद ये पॉजिटिव हाफ में चला गया, इसका मतलब इससे और आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां क्या लग रहा होगा, प्रतिकर्षण बल। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम होगी इस पॉइंट के ऊपर। इसे जो मिनिमम है इसे कितना बोल देते हैं अभी, ये यू नोट है। और ये डिस्टेंस कितनी है, आर नोट। आर नोट को क्या बोलते हैं भाई, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यहाँ जो मिनिमम डिस्टेंस थी इसी के ऊपर संतुलन में आया, जिस बिंदु के ऊपर या जिस दूरी के ऊपर कुल बल शून्य हो जाए उसे ही क्या बोला जाता है,
बॉन्ड लेंथ बोला जाता है अभी, बॉन्ड लंबाई बोलते हैं। और यहाँ पे यू नोट क्या है, मिनिमम एनर्जी है, मतलब न्यूनतम ऊर्जा है। तो यू नोट को क्या बोल देते हैं अभी, बाइंडिंग एनर्जी बोल देते हैं। और उससे क्या बोल दिया, बॉन्ड लेंथ, आबंध लंबाई और आबंध ऊर्जा। हिंदी में लिख देता हूं अभी मैं, आबंध ऊर्जा बोला जाता है, और इसे क्या बोल देंगे, आबंध लंबाई। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं इन दोनों को ही। ये सारी चीजें समझ में आ गई भी आपको कि ये कर्व किस फॉर्म में प्लॉट किया हमने, कि एक फिक्स डिस्टेंस थी, वहां तक पास लाते जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। बहुत ज्यादा पास लाएंगे तो क्या लगने लग जाए, एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, उसके बाद क्या होने लग जाता है, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल लगने लग जाता है। तो अब जितने भी पॉइंट्स लिख रहे होंगे वो हम इन तीनों डायग्राम्स की हेल्प से लिखेंगे। सबसे पहले ये नोट कीजिए, बाद में मैं लिखवाता हूँ भी, हिंदी में मैं साथ साथ बोल रहा हूँ तो वो चीजें नोट करते जाया करो। इसको नोट करो, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना इंग्लिश मीडियम वाले। इसी के बारे में लिख रहे हैं अभी, व्हेन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर, देन बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स एक्ट बिटवीन देम। जब दोनों परमाणु एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो उनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्यरत होते हैं। These forces आर, फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिख लेते हैं अभी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन से हैं, आकर्षण बल किन किन के बदले में लग रहा है अभी, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में नोट कर रहा हूं अभी, ई ए और एन ए के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, कोमा ई बी और एन बी के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, इसका ज्यादा लेना देना है नहीं भी फोर्सेस बिटवीन एटम से। लेकिन अगर टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस लिखेंगे तो उनमें ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा दिख रहा है अभी हमें, ई ए और एन बी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ई बी और एन ए के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है अभी। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स की, आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड, रिपल्सिव फोर्स किन किन के बीच में लग रहा है, प्रतिकर्षण बल किसके बीच में लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इतने ही तो भी थे भाई, इन दोनों के बीच में लग रहा था, इन दोनों के और टोटल चार के बीच में क्या लग रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में लगेगा, एन ए और एन बी के बीच में। दूसरा, ई ए और ई बी के बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। इसको लैंग्वेज में लिख देना मैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट बिटवीन, इसको क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ सेम एटम, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ अपोजिट एटम, ब्रैकेट में दोनों आ जाएंगे भी। आकर्षण बल किनके मध्य कार्य कर रहा है, समान परमाणु के इलेक्ट्रॉन व नाभिक में और भिन्न परमाणु के इलेक्ट्रॉन व नाभिक में। ये टोटल अट्रैक्टिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल किसके बीच में लग रहा है अभी, दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के मध्य व दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। इसको नोट कर लो कि भाई आकर्षण बल किसके मध्य लग रहा है और प्रतिकर्षण बल किसके बीच में लग रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होता है अभी, लिख लेना, एक लाइन लिखना चाहो तो, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड, चलो इस डायग्राम को मिटा देते हैं, इसके बारे में जितनी बातें थी वो हमने सारी देख ली है। एंड ड्यू टू
repulsive force they repel each other। यही चीज होती है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होता है, दोनों परमाणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं या फिर एक दूसरे की ओर अग्रसर होते हैं, वह प्रतिकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करते हैं। अब इस डायग्राम, इस कर्व, ये अगर आपको कर्व समझ में आ गए हैं तो इनके बारे में सारी चीजें लिख सकते हो। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, यहाँ लिख लेना भाई। इन कर्व्स की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अभी, चलो एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद एक के साथ लिख देंगे इन कर्व्स की एक्सप्लेनेशन। इसके बारे में कर्व की एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्या कहेंगे, इन बिगनिंग attractive force is more and repulsive force is less, due to which potential energy increases in negative direction। प्रारंभ में आकर्षण बल अधिक होता है और प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है, इसके कारण स्थितिज ऊर्जा का वक्र ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है। इसके कारण स्थितिज ऊर्जा का वक्र ऋणात्मक दिशा में बढ़ता है। ये एक्सिस भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है अभी। ये एक बार फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। देन एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देना आर नोट, द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव force becomes equal to each other and net force between atoms is zero। परंतु एक निश्चित दूरी r नोट पर आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का मान बराबर हो जाता है वह परमाणुओं के मध्य कुल बल का मान शून्य हो जाता है। दिस स्टेट इज कॉल्ड stable state and this distance is known as bond length, where the potential energy U naught is termed as बॉन्ड एनर्जी। सारी चीजें लिख दी भी। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट फोर्स बिटवीन एटम्स इज जीरो। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट। इस अवस्था को स्थायी अवस्था कहा जाता है। वह इस दूरी को, इस अवस्था को स्थायी अवस्था कहा जाता है। वह इस दूरी को आबंध लंबाई व ऊर्जा को
आबंद ऊर्जा कहा जाता है, आबंद ऊर्जा कहा जाता है। इस पॉइंट के ऊपर जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, अरे बॉन्ड लेंथ क्यों बोल रहे हैं, बॉन्ड लंबाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब दोनों किस में आ गए, स्टेबल स्टेट में आ गए हैं, स्थायी संतुलन में आ गए हैं। क्या आप दोनों इधर उधर मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे, तो ये डिस्टेंस फिक्स हो गई उन दोनों के बीच की, तो इसे ही क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। और इस टाइम पर जो एनर्जी होती है उन दोनों के बीच में वो भी फिक्स हो गई है एक तरीके से। उस एनर्जी को कितना बोल देंगे भैया, बॉन्ड एनर्जी बोल देंगे, आबंद ऊर्जा बोल देंगे। फोर्स यहाँ पर जीरो होता है तो उसको मेंशन करने की जरूरत है नहीं। 20 पॉइंट के ऊपर नेट फोर्स, कुल बल कितना है, शून्य है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में है, कितनी है, यू नोट। तो इस कर्व को बना लेना भाई ये चीजें लिखने के बाद। बना लिए भी दोनों कर्व। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिस्टल बॉन्डिंग। इस पेपर में भाई स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा हैं तो इनको पढ़ते हुए चलना। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल आबंध। वैसे एक तरीके से ये सारे टॉपिक्स ही आपके पढ़े होते हैं भाई कभी ना कभी। क्रिस्टल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जब भी दो फ्रीली मूव एटम्स एक दूसरे के पास रहेंगे तो उनके इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, उनके बीच में एक बंध का निर्माण होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बॉन्डिंग बोलते हैं। अब इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, इस बंध के निर्माण के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी, मतलब उसे ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो यही क्रिस्टल बॉन्डिंग के अंदर स्टडी करना है। व्हेन टू independent atoms come close to each other, then by their interaction formation of bond between them takes place and an energy is required, and an energy is required for the formation of bond which is called binding और कोहेसिव एनर्जी बोलते हैं इसको। इसे क्या कहा जाता है भाई, बंधन या फिर संसर्जक ऊर्जा भी बोलते हैं इसे। हिंदी मीडियम वाला लिख लेना। जब दो जब दो स्वतंत्र परमाणु जब दो स्वतंत्र परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो जब दो स्वतंत्र परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो
उनके अन्योन्य क्रिया के कारण उनके मध्य एक बंध का निर्माण होता है। उनके मध्य एक बंध का निर्माण होता है, आबंध लिख लेना चाहिए। उनके मध्य एक आबंध का निर्माण होता है जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसे बंधन या संसजक ऊर्जा कहा जाता है। सजन नहीं है रे, नहीं है, यहाँ क्या आता है, संसजक ऊर्जा कहा जाता है उसे। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल बॉन्डिंग। विच इज ऑफ 5 टाइप्स। इसे ही क्रिस्टल आबंध कहा जाता है, जो 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन से होते हैं भी? फर्स्ट हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? आयनिक बॉन्ड। सेकंड कौन से हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या आ जाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड। फोर्थ क्या हो जाएंगे? वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड, या वॉन्डरवॉल बॉन्ड लिख लेना भाई। फिफ्थ कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कुल 5 प्रकार के आबंध पढ़ने हैं, सीक्वेंस वाइज इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? आयनिक बॉन्ड के बारे में। इनके बारे में भाई वॉन्डरवॉल फोर्सेस के बारे में आपने पढ़ा है? अरे जब भी दो बॉन्ड बनेंगे, दोनों के बीच में कुछ फोर्स तो लगा होगा। तो वॉन्डरवॉल फोर्स क्या होते हैं? वीक फोर्स होते हैं कंपैरेटिवली। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सब के बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लेना। इसके बाद फर्स्ट किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं हम? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक आबंध के बारे में अध्ययन करेंगे भी। आयनिक बॉन्ड किसके कारण बनते हैं? जब भी दो एटम्स एक दूसरे के पास आए, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर हो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्राही हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन दाता हो, तो उन दोनों के मध्य बनने वाली बॉन्डिंग कैसी होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है। व्हेन टू एटम्स among which one is इलेक्ट्रॉन डोनर, चलो मैं भी इधर ही लिख देता हूं, वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड अदर इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, then by their interaction formation of ions take place and bond formed between them is called ionic bond। क्या लिखा भाई? जब दो परमाणु जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन दाता व दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, एक इलेक्ट्रॉन दाता व दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्राही हो, तो उनकी अन्योन्य क्रिया से आयंस का निर्माण होता है। आयन का निर्माण होता है। वह उनके मध्य बनने वाले आबंध को ही क्या कहा जाता है? आयनिक आबंध कहा जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं हम? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा भाई? एंड द फॉर्म्ड, इनसे बनने वाला, अभी भाई हमें स्टडी किसके बारे में करना है? बॉन्डिंग थोड़ी पढ़ने वाले हम। यहाँ किसकी फॉर्मेशन देखनी है हमें? क्रिस्टल की फॉर्मेशन देखनी है। एंड द क्रिस्टल formed by
सच एटम्स इज कॉल्ड आयनिक क्रिस्टल। वह वह इस प्रकार से इस प्रकार के परमाणुओं से वह इस प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले क्रिस्टल को ही बनने वाले क्रिस्टल को ही आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। वह इस प्रकार के बनने वाले क्रिस्टल को ही आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या अभी अभी क्लास के स्टार्टिंग में हमने NaCl की स्ट्रक्चर देखी थी, बनाकर भी देखेंगे अभी। NaCl इसी का एग्जाम्पल है। क्या होता है NaCl की बॉन्डिंग कैसे हुई? Na+ और Cl- से मिलकर क्या बनते हैं? NaCl। मतलब Na को क्या चाहिए था? चाहिए नहीं था भाई, Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो दोनों ने आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना लिया? NaCl। यही क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग होती है, यही आयनिक आबंध होता है। ऐसे ही अलग अलग एग्जांपल्स पढ़ सकते हो भी। लिथियम क्लोराइड LiCl भी इसी का एग्जांपल हो सकता है, एटसेट्रा। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें स्टडी करना है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये नोट करो, इसका एग्जांपल नोट कर लेना। ये सारी चीजें नोट कर ली थी भी आपने? नेक्स्ट लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल के अभिलक्षण। अब इनके बीच में हमें पता है भाई फोर्स कौन सा लग रहा है? चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा है। दोनों की जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है वो किसके कारण हुई होगी भी? दोनों के बीच में लगने वाले कूलाम्बिक फोर्स बोल सकते हैं। कूलाम्बीय बल के कारण इन दोनों के बीच में किसका निर्माण होता है? आबंध का निर्माण होता है। लिख लेना अगर लिखना चाहो तो नीचे। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम इज ड्यू टू कूलाम्बिक फोर्स। इनके मध्य बनने वाला बंध किसके कारण बनता है? कूलाम्बिक बल, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लिख देता हूं मैं, लिख देना भाई। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज ड्यू टू कूलाम्ब फोर्स। इनके मध्य कूलाम्ब बल के कारण बंध का निर्माण होता है। सेम ही है भाई, सारी चीजें आपको दिख रहा है। Na+ और Cl- दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी तो किसके कारण होगी? जो दो चार्जेस होते हैं, दो आवेश होते हैं, उनके मध्य जो बल लगता है उसे ही क्या बोलते हैं? कूलाम्ब बल बोलते हैं, कूलाम्ब फोर्स बोलते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो किसके कारण हुई है? कूलाम्बिक फोर्स के कारण हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण आयनिक क्रिस्टल के अभिलक्षण। फर्स्ट क्या पढ़ते हैं? कोहेसिव एनर्जी, बंधन ऊर्जा या संसर्जक ऊर्जा भी बोल सकते हैं इसको। बाइंडिंग एनर्जी भी यही होती है, बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि दोनों के बीच में बॉन्ड बना, वो स्ट्रॉन्ग बना है या कम वीक बना है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? दोनों की ज्यादा होगी, बंधन ऊर्जा अधिक होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स एक ठीक ठाक फोर्स होता है भाई। तो दोनों के बीच में कैसी है? कोहेसिव एनर्जी हाई है भाई, अधिक है। या फिर थ्योरी में लिख लेना, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन is there, so binding energy is quite high। हिंदी मीडियम में लिख लेना, विद्युतीय आकर्षण के कारण संसर्जक ऊर्जा अधिक होती है। नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होती है भी? अरे इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसी होगी? सेकंड लिख लेना,
दोनों क्या होते हैं? अरे मैन एग्जांपल किसका याद रख लो, NaCl का याद रख लो। तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनेगी और सॉलिड कैसा होगा? क्रिस्टलाइन। तो ये होंगे कैसे? क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे भी? ये क्रिस्टलाइन होते हैं वह ये क्रिस्टलाइन होते हैं वह सुसंकुलित संरचना का निर्माण होता है। वह सुसंकुलित संरचना का निर्माण होता है। क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय संरचना। थर्ड प्रॉपर्टी है वो कौन सी स्टडी करनी है अभी हमें इसके बारे में? हार्डनेस। कठोरता। हार्ड होते हैं भी। हार्डनेस में क्या बता सकते हैं? ये हार्ड होंगे। हार्ड होने का मतलब क्या है कि नॉर्मल प्रेशर लगाने के ऊपर इनकी बॉन्ड लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इनकी जो बंध लंबाई है उनके उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी किसके बारे में स्टडी करना है हमें? नेक्स्ट स्टडी करना है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे भी? दोनों के बीच गलनांक व क्वथनांक क्या होंगे? गलनांक मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं कि दोनों के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतने ही उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। तो इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? उच्च होते हैं भाई। क्वथनांक व गलनांक दोनों का ही मान क्या होता है? उच्च। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि दोनों के बॉन्ड को किस टेम्परेचर के ऊपर तोड़ा जाएगा। तो अब दोनों के बीच की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मल हीट के ऊपर तो टूटेगी नहीं, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। जनरली देख लो भी NaCl, NaCl कितने टेम्परेचर पर पिघल जाता है? जनरली थोड़ी पिघल जाता है सामान्य तापमान के ऊपर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ही इसका क्या होती है? मेल्टिंग होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे इनके लिए? हाई होंगे, उच्च होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या स्टडी कर सकते हैं इनके बारे में? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युतीय चालकता, विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते हैं? NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बाइंडिंग कर लिए दोनों ने, आबंध बना लिए भाई, तो उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। लिख लेना भाई, ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हिंदी मीडियम में लिख लेना, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना रे। मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये विद्युतीय चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। विद्युतीय चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी। घुलनशील होते हैं या नहीं होते हैं? अरे सोल्यूबल होते हैं या नहीं होते हैं? सोल्यूबिलिटी किसके साथ देखी जाएगी? वाटर के साथ। पानी में घोला जा सकता है। मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल याद कर लो, NaCl। NaCl की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी किसके लिए लिख देना? आयनिक क्रिस्टल के लिए। नमक को पानी में घोल सकते हो तो सोल्यूबल होते हैं भाई। घुलनशील होते हैं। अब सोल्यूबल होते हैं तो पानी के अंदर क्या फॉर्म्स कर लेते हैं? आयन फॉर्म कर लेते हैं। तो जनरली प्योर NaCl तो क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर इनको पानी में घोल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। यहाँ लिख लेना भाई, देयर बट देयर एक्वस सॉल्यूशन शोज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लेकिन इनको यदि पानी में घोल दिया जाए तो ये विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करने लग जाएंगे। ये नॉर्मल सी बात है अभी, सारे सभी को पता है। आपको जैसे पानी में घोलेंगे किसका निर्माण हो जाएगा? आयंस का निर्माण हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण होती है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण या फ्री आयंस के कारण। या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या फिर मुक्त आयन होनी चाहिए, तभी विद्युतीय चालकता प्रदर्शित होती है। तो ये 6 पॉइंट लिख दिया हमने सोल्यूबिलिटी के बारे में। और क्या लिख सकते हो इसके बारे में? एग्जाम्पल क्या क्या समझ सकते हो इसके? एग्जाम्पल हमने नोट कर ही लिए उधर, तो इतनी चीज नोट करो। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी।
कितने पॉइंट हो गए थे भाई? जो भी हो गए थे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख देना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल की बंधन ऊर्जा कोहेसिव एनर्जी बोल सकते हो। कोहेसिव एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ईसी से। इसकी टोटल वैल्यू आती है ई ए प्लस ई आई प्लस ई एल। सबके बारे में आगे स्टडी करते जाएंगे भी। ई ए क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लेटिस एनर्जी, लेटिस ऊर्जा। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। सबके बारे में पता होता है आपको भी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयोनाइजेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी को लेटिस एनर्जी बोलोगे भी। तो ये तीन तरीके की एनर्जी होती है। इन तीनों का सम ही किसके इक्वल आता है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? अरे भाई ये उम्मीद तो मत रखो कि ये भी समझानी पड़े तुम्हें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ी होती है आप सभी ने। क्या होती है? लिख लेना रे भाई, नहीं पता तो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जैसे ही आप किसी को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे, जैसे Cl माइनस को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां से क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा, प्लस में क्या आएगी यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी भी। इसे ही क्या बोल देते हैं? बंधुता बोल दिया जाता है भी। समझ गए? अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वहां से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। पढ़ा भी होगा आपने भाई। किसमें पढ़ते हो? एक्सरे फॉर्मेशन के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। कॉम्पटन इफेक्ट वगैरह पढ़े हैं तो उनके अंदर भी आप अध्ययन करोगे कि कुछ एनर्जी निकलती है जब हाई इंसिडेंट, जैसे कोई भी पार्टिकल आके इंसिडेंट होता है किसी भी मैटर के अंदर, तो वहां से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। इतना तो पढ़ा होता आपने बेसिकली। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अंदर भी आप पढ़ते हो कि फोटोन्स इंसिडेंट होते हैं हाई एनर्जी से, तो वहां से क्या होता है? फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलता है। और अगर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा हाई वेलोसिटी से तो वहां क्या निकल जाती है? एनर्जी निकल जाती है। एक्सरे की फॉर्मेशन इसी तरीके से तो होती है। पढ़िए भी आपने कभी एक्सरे फॉर्मेशन। यहाँ टंगस्टन रखा हो तो यहाँ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आके इससे टकराते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है? एक्सरेज निकलती है। एक्सरेज किसी फॉर्म में? रेडिएशन। और रेडिएशन को किसकी फॉर्म में स्टडी करते हो आप? एनर्जी की फॉर्म में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। वहां पे एनर्जी किसके इक्वल आती थी? एच न्यू। न्यू क्या हुआ करती थी? इनकी फ्रीक्वेंसी। तो इसी फॉर्म में यहाँ भी जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा उसकी हेल्प से क्या निकलती है? कुछ एनर्जी निकलती है। उसे क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देते हैं। इसके अलावा आयोनाइजेशन, आयनन ऊर्जा किसे बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड होती है अभी? सोडियम को कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाएगी तभी तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अरे किसी से भी आपको, जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम की लास्ट शेल में क्या है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी। उसे क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब Na को क्या दी जाए? कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दी जाए EI, तो वहां क्या बन जाएगा? आयन फॉर्म हो जाएगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोल देते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, लेटिस एनर्जी के बारे में हम आगे स्टडी कर रहे होंगे भी। समझ गए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता था? इन दोनों का सम किया जाएगा क्या निकालने के लिए? जो आयोनिक क्रिस्टल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए। NaCl के लिए मैंने बता दिया है Na को क्या करना पड़ेगा? अरे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन बनाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता हो। आयनन ऊर्जा को क्या बोल सकते हो? आयन का निर्माण करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता हो उसे क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। सोडियम को कुछ एनर्जी मिलेगी तभी तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो इसके ऊपर आकर्षण बल तो लग रहा था ना, इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था
यहाँ क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, इस आकर्षण बल के विरुद्ध। तो इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है। लिख लो भी इनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। आकर्षण, स्थितिज ऊर्जा। राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना अभी तुम लोग। तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हो तो आपने, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे भी, इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है यूसी से। यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, यूसी की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी वैल्यू पढ़ी होगी आपने, यहां हमने पढ़ा टोटल क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे आप, 12th क्लास से निकालते हुए आ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी ईएमटी वाला पेपर पढ़ा था, उसमें भी निकाली होगी कि पोटेंशियल क्या होता है, विभव किसको कहा जाता है, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू फिक्स्ड डिस्टेंस, W अपॉन क्यू नोट। और टोटल वर्क डन बाय ए सिस्टम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अरे अगर मैं U की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या निकालना है, W नेट निकालना है। कुल किया गया कार्य निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, कुल स्थिति ऊर्जा आ जाती है। यहां से W को लिखोगे तो W की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, V इंटू क्यू नोट। और V की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू बाई आर इंटू क्यू नोट। जिस आवेश को ला रहे हो, जिसके विरुद्ध ला रहे हो, वही क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। विभव क्या होता है, किसी भी एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित दूरी पर लाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, वी बोलते हैं उसको। तो W निकालना तो उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। अरे एकांक आवेश यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन था, टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब जितने इलेक्ट्रॉनों के विरुद्ध कार्य कर रहे हो वो टोटल ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आता था हमारे पास, W इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलता ही रहता था अभी आगे तक। याद है क्या ये सबमिशन आपको, यहां भी लिख देते हैं अभी। पोटेंशियल किसके इक्वल आएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12, इनका सबमिशन हो जाएगा। अब इसको जनरली, अब इसकी हेल्प से क्या समझ में आ रहा है तुम्हारे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करनी पड़ेगी किसी भी आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक क्रिस्टल कौन होता है, NaCl की बात हमने अभी की है। तो NaCl का डायग्राम बनाते हैं अभी। मतलब NaCl का डायग्राम बनाने से मेरा मतलब है कि NaCl का क्रिस्टल फॉर्म करना है हमें। साथ साथ बना लेना भी इस डायग्राम को, वरना फिर ये समझ में नहीं आता है कि कौन कहाँ गया। दूसरे मार्कर से बनाएंगे इसको। चलो भी देखो, कंफ्यूज मत हो ना, सेम ही चीज है, दूसरे मार्कर से इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा सा कम कंफ्यूजन हो। ऐसा नहीं होता है कि ये दूसरे पेन से ही बनाना है हमेशा। चलो भी चलता रहे इतना तो। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत ही डायग्राम, देखो भी 3D डायग्राम है तो 3D तरीके से सोचोगे तभी समझ में आएगा। ये डायग्राम बन गया है। टोटल इसके अंदर आपको 8 क्यूब्स दिख रहे होंगे।
देखना यहां से ये क्यूब है, इतना इतना ये क्यूब है, 4 नीचे बने हुए हैं और 4 ही क्यूब उसके ऊपर बने हुए हैं। यहां हम किसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं भाई, NaCl बन रहा है। NaCl कैसे फॉर्म करोगे, जैसे मैं इसकी हेल्प से किसको शो कर रहा हूं, मान लीजिए Na+ को, और इसकी हेल्प से इस डायग्राम में शो कर रहा हूँ Cl- को। क्लास के स्टार्टिंग में वैसे तो इसका डायग्राम देखा था, लेकिन बना के देखना जरूरी होता है एक बार। अब इसके ये क्या आ गया हमारे पास, Na+, इसके पास में दूसरा सोडियम तो आ नहीं सकता, यहाँ क्या आएंगे Cl-, यहाँ भी Cl-, यहाँ भी Cl-, और यहाँ भी क्या आ जाएगा Cl-। बची हुई साइड्स पर वापस क्या आ जाएंगे, Na+ आ जाएंगे क्या भाई। अब यहाँ Na+ आ गया, यहाँ वापस क्या आएगा Cl-, यहाँ भी Cl-, यहाँ Cl-, और यहाँ भी Cl-। बचे हुए इन पॉइंट्स पर वापस से क्या आ जाएंगे Na+, यहाँ क्या आ जाएगा Cl-। सिमिलर वे में यहाँ भी क्या आ गया Cl-, Na+, और बाकी सब जगहों पर क्या आ जाएंगे Cl- आ जाएंगे भी। अब देखो कोई भी ऐसा सोडियम नहीं होगा जिसके जस्ट पास में सोडियम आ रहा हो, और यही कंडीशन होनी भी चाहिए भी हमारे पास। एक सोडियम के पास क्या है, देखो इसके नियरेस्ट नेबर देखो, क्योंकि हमें नियरेस्ट नेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, यहाँ चार्ज कितना है, अरे इसके ऊपर चार्ज देखो कितना है +E, इसके ऊपर कितना चार्ज है -E। अरे एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज कितना होता है +E, और -E इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो हमने +E बोल दिया, इसके ऊपर -E, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब टोटल फोर्स कैलकुलेट करना, तो इनके बीच में उतना ही फोर्स लग रहा होगा, इनके बीच में भी उतना ही है, इनके बीच में भी इतना ही है, इसके बीच में भी इतना ही है। एक Na+ के जस्ट पास में कितने मॉलिक्यूल्स हैं 6 Cl- है। इसे ही क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जितनी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेम वगैरह में काफी बार इनसे सवाल आता रहता है डायरेक्टली। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो यही पूछी जाती है पोटेंशियल एनर्जी ही, तो उसमें तो आपको डिराइव ही करनी होती है। लेकिन जनरली ये होता है कि NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर कितने होंगे और कितनी डिस्टेंस के ऊपर होंगे, मतलब जो निकटतम इसके नेबर्स हैं वो कौन है। अरे निकटतम दूरी देखो, इस डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। इस डिस्टेंस को कितना मान लिया हमने, ये डिस्टेंस स्मॉल a मान ली। कितनी है भाई, स्मॉल a है ये दूरी। तो ये दूरी स्मॉल a है, ये भी स्मॉल a होगी। सारे किसकी हेल्प से बने हैं, क्यूब्स की हेल्प से बने हैं। Na+, ये Na+ है। इसके जस्ट पास में सबसे नियर कौन है, ये रहा, ये रहा। ये डिस्टेंस सेम नहीं है, ये सेम है, ये सारी डिस्टेंस सेम है क्या। इधर ध्यान देना, मैं टिक कर रहा हूं भाई, 1 2, इसकी बात कर रहा हूं मैं इधर वाले की, 3 4 5 और 6। ये टोटल 6 Cl- जस्ट पास में क्या, इसके कितनी डिस्टेंस के ऊपर है ये 6 Cl-, कितनी डिस्टेंस पर आ गए भाई, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर है 6 डिस्टेंस पर। ये क्या है इसके फर्स्ट नेबर, इसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये एक Na+ किससे जुड़ा हुआ है अभी, जुड़ा नहीं बोल सकते। इसके जस्ट पास में क्या है 6 Cl- है। सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है अभी इसका, सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन, कितने होंगे इसके पास, सबसे कम डिस्टेंस तो ये थी। ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहो, चलो यही देख लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये डिस्टेंस भी कितनी है ए, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको 3D के अंदर देखोगे तो, यहाँ क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। अरे 3D डायग्राम है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। ये डिस्टेंस ये ए, ये डिस्टेंस भी ये, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी √2a। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको लगानी आती है अभी। तो ये सारे क्या है सेकंड नियरेस्ट नेबर, ये कितने होंगे अभी, देखो एक यहाँ रहा, 1 2 3 4, और भी है क्या, बहुत है अभी। ये देख लो, अरे ये डिस्टेंस भी सेम ही होगी क्या, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी √a। 4 वो हो गए, 5 6 7 और 8। इनके अलावा और कहाँ है भाई, अरे और ढूंढो, और भी मिलेंगे। क्या ये डिस्टेंस भी सेम है,
ये डिस्टेंस भी ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, तो ये कितनी होगी √2a। तो देखना 4 तो ये हो गए थे, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गए, 5 6 7 और 8, और 4 ये हो गए, 9 10 11 और 12। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है 12। ये सारे कौन है सेम ही होंगे भी, सारे सारे क्या है Na+ है। ये सेकंड नियरेस्ट नेबर है, सेकंड की बात कर रहे हैं अभी। ये कितनी डिस्टेंस पर है सारे √2a डिस्टेंस के ऊपर है। समझ में आ रहा है कि भाई ये डायग्राम सबको। देखो सबसे फर्स्ट सबसे पास में कौन थे 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम्स थे, किसके थे Cl-, कितनी डिस्टेंस के ऊपर थे a डिस्टेंस के ऊपर। फिर हमने देखा दो साइड a है, ऐसे एटम ढूंढो, तो ये भी √2a, तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 4 ही इस सरफेस पर होंगे, ये डिस्टेंस भी कितनी है √2a, तो 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 4 इधर वाले पृष्ठ के ऊपर होंगे, ये रहे भाई, दिख गए क्या सबको 8, मतलब 12, 12 Na+ है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर है √2a के ऊपर। इसके बाद में कौन से एटम्स है, इसके बाद में ये है क्या, देखो ये डिस्टेंस कितनी है a, मैं पहले वाली सारी चीजें मिटा देता हूं भाई। ये डिस्टेंस कितनी है √2a, ये डिस्टेंस कितनी है a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अरे ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, 3D के अंदर अज्यूम करो भी इस पिक्चर को, तभी समझ में आएगा। एक बार खुद से घर पे बना के देखना कि मुझे नियरेस्ट नेबर ढूंढने हैं। देखो मैं डायरेक्टली भी लिखवा सकता था, ये वैल्यूज की याद कर लेना, लेकिन हम खुद से देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी भी, भूल भी जाएंगे तो ये डायग्राम तो याद रहेगा ही, इस डायग्राम को बना के दोबारा देख लेंगे भी। ये √2a, ये डिस्टेंस ए है, वापस पाइथागोरस लगाओगे ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी √3a। √3a डिस्टेंस पर कौन से हैं जो कॉर्नर वाले हैं, वही है बस, इससे एक ये कॉर्नर के ऊपर है 2 3 4 5 6 7 और 8, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन सा है इसका 8 है। क्या है भाई ये आठों भी किस फॉर्म में है भाई, Na+ ही है क्या, सॉरी Na+ कहाँ है भाई, ये Cl- है ना, ये तो Cl- कितनी डिस्टेंस के ऊपर √3a डिस्टेंस के ऊपर। अब इस फॉर्मूला से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा एक बार फोर्स क्या आएगा पॉजिटिव आता है, दूसरी बार फोर्स नेगेटिव आता है, सेम पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी यही कहानी होनी है भी। Na+6 Cl-, क्या करना है K(Q1 Q2) अपॉन R12, दो चार्ज लो, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो सबसे पहले चार्ज कितने हैं Na+, ये तो ऑलवेज इधर तो क्या है Na+, ये उधर एक बार Cl- आ रहा है, Na+ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है Cl-, तो यहां से देखना UC की वैल्यू निकालनी है हमें, तो UC किसके इक्वल आ जाएगा -KE² अपॉन A, यही आ जाएगा क्या, इनटू में क्या आएगा इसके 6 आएगा। देखो इसको भी मिटा देते हैं भाई, अब समझ गए होंगे आप, बाकी बना लेना रे डायग्राम के अंदर कि ये कौन सी डिस्टेंस √3 ए थी, कौन सी √2 ए थी, कौन सी डिस्टेंस ए थी। सबसे पहले कौन सी किसकी बात करें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ए पर, ए डिस्टेंस यही है, इन दोनों के बीच के फोर्स की बात कर लें भाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि चार्ज भी सब पर सेम है और डिस्टेंस भी सबकी इक्वल है। यहाँ कितना चार्ज है, डॉट से किसको शो कर रहे हैं हम Na+ को, ये क्या है Cl-, Na+ और Cl- मतलब चार्ज कितना है, एक के ऊपर प्लस ई दूसरे के ऊपर माइनस ई, तो के ई इंटू माइनस ई कितना आ जाएगा -KE² अपॉन R12, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी a, इंटू टोटल है कितने 6 है भाई, तो इनके कारण आ गई क्या टोटल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे कौन आ गए Na+ और प्लस, मतलब दोनों के ऊपर चार्ज कितना है प्लस ई, तो KE² अपॉन डिस्टेंस कितनी है इनके लिए √2a, इंटू क्या आ जाएगा भाई, है कितने टोटल 12 है, वापस से क्या आएगा माइनस साइन आएगा क्योंकि Na+ और Cl- आ गए हैं फिर से, -KE² अपॉन इस बार कितनी डिस्टेंस आ गई √3a इंटू 8, यही वैल्यू आएगी क्या भाई। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं UC निकालने के लिए -KE² अपॉन a कॉमन ले लिया, यही वैल्यू लेंगे भी कॉमन, अंदर कितना बचेगा 6 माइनस
12/√2 प्लस 8/√3, हमने माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए कॉमन लिया है, एंड सो ऑन। यही वैल्यू चलती रहेगी क्या भाई? यही वैल्यू आएगी। ये कंप्लीट वैल्यू किसके फॉर्म में आ रही होगी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी, उससे क्या बोला जाता है? अल्फा। यूसी किसके इक्वल आ गया? माइनस के अल्फा ई स्क्वायर अपॉन ए। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं भाई, अल्फा की वैल्यू। तो NaCl के लिए अल्फा की वैल्यू आती है 4, डायरेक्टली याद रखनी है, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कभी भी इसको। 4 NaCl क्रिस्टल अल्फा इज इक्वल टू 1.747 समथिंग वैल्यू आती है। आप केवल इतनी याद रख लेना, 1.74 की टर्म्स में इसके लिए वैल्यू आएगी। ये डायग्राम और ये कैसे लिखा हुआ सबको समझ में आ गया क्या? ये सीरीज आगे तक चल रही है भी, आगे बहुत आगे तक हम जाना भी नहीं है, बस इतनी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अब इसी चीज को हम इसके अंदर थ्योरी के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट नेबर कौन है? 6Cl माइनस थे। सेकंड नेबर कौन थे? नियरेस्ट नेबर 12Na प्लस। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT जैन में। नहीं पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उनमें ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कंपटीशन एग्जाम किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसमें BSc का सिलेबस हो, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो आपकी 12th क्लास से ही चलने लग जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यहाँ से अल्फा को कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कोफिशिएंट ये फॉर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, हर क्रिस्टल के लिए अलग अलग होगी। NaCl के लिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.747। अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग क्यों आती है? क्योंकि वहां पर बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो सकती है। अरे एक ही वैल्यू सबके लिए सेम नहीं होगी। चलो बॉन्ड लेंथ से तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा, ये वैल्यू भी क्या हो सकती है? सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ओनली NaCl के लिए याद रख लेना। तो इसके अंदर सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ भी, उसके बाद मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा और नोट कर लेना। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख लेते हैं इसकी लैंग्वेज को, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। इसको मिटा रहा हूँ भी मैं। नोट करना था भी, उसको मैंने मिटाया इसलिए था कि थ्योरी लिखनी थी। Attractive force acts in a crystal due to which there is a potential energy which can be calculated for any crystal. This energy is known as Coulomb energy और attractive potential energy। प्रत्येक क्रिस्टल में, हिंदी में डी1 लिख लेना, प्रत्येक क्रिस्टल में आकर्षण बल कार्यरत होता है। आकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण लिख लेना भी, एंड रिपल्सिव। प्रत्येक क्रिस्टल में एक आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्यरत होता है, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है।
जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे जिसे किसी भी क्रिस्टल के लिए ज्ञात किया जा सकता है। इस ऊर्जा को इस ऊर्जा को कूलाम्ब ऊर्जा इस ऊर्जा को कूलाम्ब ऊर्जा अथवा आकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहा जा सकता है, अथवा आकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसके लिए कैलकुलेट की इसकी वैल्यू, NaCl के लिए कैलकुलेट की है। इसकी वैल्यू लिख लेना, यूसी किसके इक्वल आती है, माइनस के अल्फा ई स्क्वायर अपॉन ए। अल्फा को क्या बोलते हैं भाई, मेडुलम कांस्टेंट भी बोलते हैं। मेडुलम नियतांक बोला जाता है इसको, हिंदी मीडियम में लिख लेना भाई, इसे क्या बोलते हैं, मेडुलम नियतांक बोला जाता है। इससे जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वो मैं एक क्वेश्चन भी नोट करवा देता हूँ भी आपकी प्रैक्टिस के लिए। Prove that for one dimensional ionic crystal MADE, ये होती है शायद इसकी स्पेलिंग, छोड़ो भाई, मेडुलम कांस्टेंट इज 2Ln2। 2Ln2 का मतलब समझते हो ना रे, इसको ऐसे लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 log बेस E2, दोनों बातें सेम ही है। और में लिख लेना और किसी को ये ना लगे डिवाइड में। या डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, फाइंड द मेडुलम कांस्टेंट फॉर वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल। बहुत आसान कर दिया भी आपके लिए काम। इसको क्या बोल दिया, वन डायमेंशनल आयनिक क्रिस्टल है, एक्विम आयनिक क्रिस्टल है। हिंदी मीडियम में लिख लेना, एक्विम आयनिक क्रिस्टल के लिए एक्विम आयनिक क्रिस्टल के लिए मेडुलम नियतांक का मान 2Ln2 के बराबर सिद्ध कीजिए। 2Ln2 के बराबर सिद्ध कीजिए, या फिर और क्या पूछा जा सकता है कि भाई ज्ञात कीजिए कि वन डायमेंशनल के लिए मेडुलम कांस्टेंट कितना होगा। सबसे पहले तो समझो वन डायमेंशनल का मतलब क्या है। वन डायमेंशनल से इसके कहने का मतलब है कि सारे एक ही लाइन में अरेंज होंगे। वन डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, एक्विम, एक्विम मतलब केवल रेखा के रूप में अरेंज होंगे। तो यहां बोल देता हूं मैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके जस्ट पास में कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। उसके जस्ट बाद में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इधर भी क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वापस से क्या जाएगा, नेगेटिव, वापस नेगेटिव, एंड सोन चलता रहेगा। भाई कहां तक जा रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता रे, 3-4 ही पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। अब इसके लिए भी वापस क्या करना है, वही प्रोसेस भाई, टोटल क्या निकालनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तभी तो पता चलेगा हमें कि किसके इक्वल आ रहा है। तो यहां से टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो क्या, इस डिस्टेंस को कितना अज्यूम कर लें, इस डिस्टेंस को हमने एक बार के लिए कितना मान लिया, ए मान लिया कि जो नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है। ये डिस्टेंस भी ए ही होगी क्या, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी, ये 3a हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। किसके इक्वल आएगी सबमिशन, के Q1 Q2 अपॉन R12। टोटल जितने भी हैं उन सबके कारण क्या निकाले, वर्क डन निकाले, और सबका वर्क डन निकाल के उसको ऐड कर दे तो यही पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आ जाएगी, U इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में चार्ज देखो कितना आ रहा होगा, के ई स्क्वायर माइनस का आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए, इनटू कितना आ जाएगा, 2। यही वैल्यू आएगी क्या भाई, और देख लो भाई इस पॉजिटिव के साथ कितने थे, इस एक नेगेटिव के कारण हमने वर्क डन निकाला, कितना आया, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो के कांस्टेंट है, Q1 प्लस ई, Q2 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन क्या है, ए, इनटू टोटल कितने एटम थे, 2, प्लस इन दोनों के मध्य देखेंगे दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज, प्लस कितना आ जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2, यही वैल्यू आएगी। फिर कितना आ गया, नहीं नहीं ये नहीं आएगी भी, अपॉन में 2a आ जाएगा इस बार, माइनस क्या आ गया,
के ई स्क्वायर अपॉन 3a इंटू 2 एंड ये सीरीज सो ऑन चलती रहेगी क्या आगे तक। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, u इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2, इस कंप्लीट वैल्यू को कॉमन लिया जा सकता है क्या भाई। ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, केवल 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या भाई। किसका एक्सपेंशन है, log 2 का एक्सपेंशन है। सर हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा, ऐसा है क्या कोई। फाइनल ईयर में आ गए हो, अभी तक ln2 का एक्सपेंशन कभी ना कभी तो देखा ही होगा, इस फॉर्म में होता। नहीं देखा है तो अभी याद कर लो मैं, और तो क्या बता सकता हूँ। या दूसरा कंपटीशन एग्जाम, मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट पता था कि ऐसा होगा तो आपको पता है यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए, अब तो आपको आइडिया लग ही गया होगा यू किसकी फॉर्म में आना चाहिए, माइनस के अल्फा ई स्क्वायर अपॉन ए। माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए को तो हमने साइड में कर लिया, यहाँ जो वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू होगी, मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, क्या अल्फा की वैल्यू होगी। तो यहाँ से तो आइडिया लगा सकते हो डायरेक्टली, एग्जाम में तुमने उसने बोल ही दिया है क्वेश्चन के अंदर ही कि कितना प्रूव करना है, 2ln2, 2 बाहर है, ये वैल्यू किसकी होगी, ln2 की। दिक्कत कब होगी, जब वो कहेगा डायरेक्टली फाइंड मेडुलम कांस्टेंट, तो ये एक स्पेशल केस होता है, इसलिए मैं इसके लिए नोट करवा रहा हूँ। बाकी सबके लिए क्या याद रख लेना, के ई स्क्वायर अपॉन ए को साइड में छोड़ देना, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए, उसके साथ में जो भी वैल्यू बच रही है वो किसकी होगी, ऑलवेज मेडुलम कांस्टेंट की होगी। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, u इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2ln2। सो वी कैन से माइनस के ई स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन ए। सो वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 2ln2, इसको और क्या बोला जा सकता था, ln4 भी बोल सकते थे भी। 2ln2 को क्या लिख सकते हो, ये स्क्वायर में चला जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो दोनों बातें सेम ही है भाई, अलग अलग नहीं है। लोग कितनी प्रॉपर्टीज तो आती होंगी भी आपको। आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है क्या, इसके अंदर आगे भी डेरिवेशंस और है। अभी तक हमने इसके बारे में जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कवर की है, आगे इससे और डेरिवेशन होंगी। हम अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, अभी तक ओनली अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी निकाली, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी और निकालनी है। तो जो चीजें हम पढ़ते जाएं सॉलिड स्टेट का, देखो एक ही रूल है कि जो चीजें साथ साथ पढ़ते जाओगे तो याद रहती जाएंगी। बहुत ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा है ये पेपर, तो इसके अंदर साथ साथ कंसेप्ट भी चलते रहेंगे। डेरिवेशन बहुत ज्यादा लेंथी या बहुत ज्यादा टिपिकल डेरिवेशन नहीं आएंगी इसके अंदर। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा भी। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, या फिर टीम से आप कंसल्ट कर सकते हो। धन्यवाद।